साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, झारखंड भी अपना रजत पर्व मना रहा है, लेकिन इसकी खुशी के साथ दुगनी खुशी भी है। वह है घाटशिला में जीत सरकार की नहीं, जेएमएम प्रत्याशी, और करारी हार चंपई सोरेन के शहजादे बाबूलाल सोरेन की। यह सब दरअसल संभव कैसे हुआ दोस्तों? जैसे कि बिहार में के बारे में लोग कह रहे चमत्कार हो गया है। चमत्कार आसानी से नहीं हुआ। सिर्फ शिकायत कर देने से और यह कह देने से कि वोट की चोरी हुई है बात नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी ने कैसी मेहनत की है, क्या उसका चुनावी प्रबंधन रहा है, कैसे चुनाव को आयोजित या संयोजित किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर जानते हैं। कहते हैं ना 24/7 एक्टिव होती है भारतीय जनता पार्टी, और यही हाल यहां है हेमंत सोरेन का, यानी कि जेएमएम का। हेमंत सोरेन एकदम एक्टिव हो जाते हैं और सारी पटकथा उन्होंने लिख ली थी कि कैसे जीतना है घाटशिला, और सारी बातें बताई है स्थानीय पत्रकारों ने। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वो वीडियो जरूर सुनवाएंगे, बातचीत सुनवाएंगे कि कैसे रात रात में फोन किया गया, किसको जगाया गया, उठाकर बताया गया, कन्विंस किया गया। छोटे छोटे पॉकेट में भी फोन किए गए, जिसके पास 15 वोट हैं, कहीं 25 वोट है, 30 वोट है, और उसके बाद सारी कैबिनेट उतरी हुई थी। मेहनत गांव गांव डगर डगर लोग कर रहे थे। और साथ ही आपने देखा ना जेल कैंप का कमाल, रामदास मुर्मू ने किस तरह 3,500 वोट अतिरिक्त ले आए, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव में 8,500 के करीब या 8,000 के करीब वोट मिले थे। इस बार जेल कैंप को 11,500 वोट मिले। और जेएमएम प्रत्याशी जो विजयी था, जिनके माथे पर चमक रहा है, दमक रहा है, सोमेश चंद्र सोरेन, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर रहे, रामदास सोरेन के लाडले, वो दिवंगत हुए, आपको पता है। और हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो मेहनत की है पूरी टीम ने, इंडिया अलायंस के लोग भी शामिल रहे, और कैसी छवि उभर कर आई दोस्तों सोमेश सोरेन की। तो मैं चाहता हूं दोस्तों सीधे सुनिए ये बातचीत की है सीनियर जर्नलिस्ट, आज के एक दैनिक में संपादक आनंद कुमार ने, और सारे राज उगले हैं पद्मदा के स्थानीय पत्रकार हैं गौराई भाई, कल्याण कुमार गौराई, उनसे बातचीत की, क्योंकि गौराई जी के पास नब्ज टटोलने की सामर्थ्य है। गांव गांव घूमे हैं, बहुत ही निकट से उन्होंने चीजों को देखा, समझा है, और बता दिया है कि आखिर कैसे जीत का सेहरा जो है सोमेश चंद्र सोरेन के सर पर बांधा गया। चलिए साथियों सुनिए, फिर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी जीत कैसे हुई। 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की एक तरह से लहर थी, मैया योजना का असर था, और रामदास सोरेन जैसे प्रत्याशी थे, इसके बावजूद 22,000 वोटों की जीत हुई थी। इस बार वो 38,000 से ज्यादा हो गई, तो इसके कारण आप क्या देख रहे हैं? सर, जीत की तो संभावना पहले से ही थी, क्योंकि एक सहानुभूति लहर, दूसरी बात स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की जो छवि थी, बहुत अच्छी छवि रही उनकी। उनके इलाके में उनकी लोकप्रियता भी काफी अधिक रही। लोगों से मिलना जुलना, उनका व्यवहार, लोगों को सहयोग करना, ये सब उनकी खासियत रही। और उनके कर्मों की बदौलत ही उनके पुत्र को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सर, भले ही वो राजनीतिक रूप से सोमेश चंद्र सोरेन उतने परिपक्व नहीं रहे, लेकिन उन्होंने काफी कुछ देखा। खास करके जब से रामदास सोरेन जी मंत्री बने थे, तब से उनके घर में लोगों का आना जाना, और कौन पार्टी कैडर है, कौन वहाँ के समर्थक है, कार्यकर्ता है, सभी लोगों से कैसे मिलना जुलना, उनके पिताजी का व्यवहार रहा, इन सभी चीजों से सोमेश चंद्र सोरेन को काफी कुछ सीखने का अवसर मिला। और उन्होंने
ये सब सीखा। दूसरी बात है कि उनका भी व्यवहार काफी अच्छा है, वो ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करते हैं, जो भी लोग जाते हैं उनके घर में उनको सम्मान से बैठाते हैं। बाकी चाय पानी वो तो अलग चीज है, लेकिन बहुत से लोगों से मैंने सुना कि सोमेश चंद्र सोरेन काफी अच्छे स्वभाव के हैं और हो सकता है उनके पिताजी के राह पर चल के वो घाटशिला क्षेत्र का विकास करेंगे, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिला। दूसरी बात सर कि जो चुनाव के दौरान उनकी माताजी का जो संबोधन था, जो उन्होंने लोगों को प्रभावित करने का काम किया, वो वोट में भी तब्दील हुआ। और सोमेश सोरेन जो भी काम कर रहे थे पार्टी की रणनीति के हिसाब से ही काम कर रहे थे, और उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने मेहनत भी किया होगा जितना भाजपा के लोग मेहनत किए होंगे, या बाबूलाल सोरेन जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी उतना ज्यादा उनसे कम ही मेहनत किए होंगे सोमेश चंद्र सोरेन, क्योंकि उनको सोमेश चंद्र सोरेन को काफी लोगों का सहयोग मिला। पार्टी में कहीं भी भीतरघात की बात नहीं रही। पार्टी के जो भी मंत्रीगण रहे, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद से लेके हर कोई किसी न किसी वर्ग को जोड़ने का प्रयास करते रहे। जैसे हमारे यहाँ के जुगसला के विधायक मंगल कालिंदी जी भी चुपचाप सुबह निकल जाते थे फील्ड में, घाटशिला में ही रहते थे रात को, और दिन भर अपना काम किए, कहीं कोई मीडिया में उसका कोई खबर हम लोग को देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ अपना फेसबुक में छोड़ते थे। और वो उन इलाकों में जाते थे जहाँ की दलित वर्ग के लोग हैं या और भी बांग्ला भाषा भाषी लोग हैं, उनके बीच में जाके प्रचार किया। विधायक पोटका संजीव सरदार जी ने भी अपने समुदाय को जोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किया, और हमारे पटमदा क्षेत्र के भी भूमिज समुदाय के लोग घाटशिला में देखे गए प्रचार करते हुए, खास करके भूमिज समुदाय के बीच में। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा के लोग नहीं किए, भाजपा के लोग भी यहाँ से घाटशिला जाकर के प्रचार किए, लेकिन लगता है उस पर उतना असर नहीं हुआ। तो ये तो रणनीति थी झामुमो की जो काम आई। दूसरी बात है सर, सोमेश सोरेन जी ने कम से कम 200 गैर आदिवासी जो कभी भाजपा के वोटर हुआ करते थे, विधानसभा क्षेत्र के 200 लोगों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया। इसकी जानकारी मुझे वहां के एक मित्र से मिली कि रात के समय उन्होंने सिर्फ समर्थन मांगा कि आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए, और वैसे लोगों को फोन किया जो किसी पार्टी का केडर नहीं, भले समर्थक हो सकते हैं, और उनके पास 20 से 30 वोट होता होगा, तो उन लोगों को फोन किया और समर्थन मांगा। तो लोगों ने इस बात की चर्चा भी की इलाके में कि कल मुझे सोमेश सोरेन जी का फोन आया था और उन्होंने समर्थन मांगा, तो ये चुनाव को काफी प्रभावित किया। इससे भी कम से कम 4-5 हजार वोट बढ़े। दूसरी बात है सर, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 बूथ है, जिसमें 125 बूथ घाटशिला प्रखंड में आते हैं, जिसमें घाटशिला शहरी क्षेत्र भी शामिल है। 55 धालभूमगढ़ प्रखंड में, 21 बूथ गुड़ाबांधा प्रखंड में, और 99 बूथ मुसाबनी प्रखंड में। शुरू से ये लग रहा था कि घाटशिला में जैसे 12,000 का लीड मिला, और धालभूमगढ़ में 11,000, 23,000, गुड़ाबांधा में करीब 7,000 का बढ़त मिला, 30,000 की ये लीड मुसाबनी में जाके कुछ कम हो सकता है, क्योंकि मुसाबनी इलाका जो है भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन वहां भी करीब 8,000 से ज्यादा वोट का बढ़त मिल गया, जिससे 38,000 से ऊपर में उनकी जीत हुई सोमेश चंद्र सोरेन की। ये इसको लहर भी कहा जा सकता है और झामुमो की रणनीति भी कहा जा सकता है। और आपको थोड़ा रोकेंगे एक बात, 1 मिनट। रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही
लोग ये समझ गए थे कि वहां उपचुनाव होना है। चंपई सोरेन उस समय से ही एक्टिव हो गए थे, उस समय से तैयारी में लग गए थे, लगातार आना जाना। और कभी सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर था गोड्डा में, कथित इनकाउंटर, उसको लेकर, और कभी नगड़ी के किसानों के आंदोलन को लेकर भी वो घाटशिला में लगातार बने रहे, कि मुद्दे उठाते रहे। डेमोग्राफी का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, किसी न किसी, और कभी ग्राम प्रधानों से मिलना हो, तो पूरा उन्होंने, उनके पास बहुत समय था। सोमेश सोरेन को बहुत कम समय मिला, क्योंकि उम्मीदवारी की घोषणा भी उनकी बहुत बाद में हुई। बीच में कयास लगाया जा रहा जी था कि कहीं उनके चचेरे भाई विक्टर को तो नहीं मिल जाएगा। सोमेश सोरेन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, ऑब्वियसली विरोधी खेमे की तरफ से फैलाई गई होंगी। तो ऐसा प्रयास किया गया कि सोमेश चंद्र सोरेन की छवि ऐसी बनाई जाए ताकि उनको चुनाव में लाभ नहीं मिले। तो सोमेश की घोषणा भी बहुत लेट हुई, मंत्री बनाए जाने की चर्चा उनकी थी, मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये मानकर चला जा रहा था कि कहीं न कहीं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी उनके पिताजी की थी। हालाँकि चुनाव जीत जाएँगे ये सब लोग कह रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि मार्जिन काफ़ी कम हो सकता है। तो इतने कम समय में इतना बड़ा लीड ले लेना, और चंपई सोरेन की जो 3 महीने की मेहनत थी, वो बिल्कुल पिछली बार से भी घट गया, जैसा आप बता रहे हैं मूसाबनी जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या घाटशिला में। तो ऐसा क्या हुआ कि शहरी मतदाता जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, वे भी सोमेश सोरेन की तरफ चले गए। आपने पहले बताया है कि सोमेश सोरेन ने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जी बीजेपी का कैडर जल्दी दूसरी पार्टी में नहीं जाता, या तो वो वोट नहीं देगा, और अगर बूथ तक चला गया तो बीजेपी को ही देगा। इसको थोड़ा हमें विस्तार से बताइए कि आखिर इसको आप कैसे देखा है? हो सकता है जिन 200 लोगों को फोन किया गया हो उसमें भाजपा के कैडर नहीं रहे, भाजपा के समर्थक या पारंपरिक मतदाता वर्ग में से हों। लेकिन सोमेश चंद्र की छवि और बाबूलाल सोरेन जी की छवि के बीच में जब लोगों ने ये फर्क समझा कि ये बहुत ही सादा सीधा सरल स्वभाव के हैं, और बाबूलाल जी की छवि तो पहले से ही कुछ अलग रही, जिसके कारण लोगों को लगा कि नहीं, यही हमारे अच्छे नेता जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। इसलिए मुसाबनी में भी भाजपा को उम्मीद से काफी कम वोट मिले और वहां भी पिछड़ जी, गई भाजपा। और जहां तक चंपा सोरेन जी की 3 महीने की मेहनत का सवाल है, तो मेहनत तो उन्होंने खूब किया। उन्हें भरोसा था कि खास करके दामपाड़ा क्षेत्र जो संथाल बहुल क्षेत्र है, वहां से उन्हें समर्थन मिलेगा। हम लोगों ने भी ये उम्मीद जताई थी कि शायद वहां से 5-10 हजार का वोट मिल जाएगा। अगर वहां से 5,000 भी संथाल वोट वो काट पाते तो लीड कम होता। हम लोगों ने कुछ प्रचार को कुछ सोशल मीडिया में जो चल रहा था वो सब देख करके अंदाजा लगाया था कि शायद 5 से 7 हजार संथाल वोट में सेंधमारी होगा, और बाबूलाल सोरेन जी को उसमें काफी फायदा होगा, जिससे हो सकता है कि 10 से 15 हजार के बीच में फैसला होगा। लेकिन ना तो उन्हें संथाल वोट में कुछ इजाफा वो कर पाए, और ना ही जो भाजपा के पारंपरिक मतदाता है उनका उनका ही भरपूर समर्थन मिला। इसमें भाजपा प्रत्याशी की छवि का भी एक फैक्टर रहा, तो भारी मतलब बहुत बढ़त सारी मिलने का। चीज़ों के अलावा बाबूलाल तो बहुत सारी चीज़ों के अलावा बाबूलाल सोरेन की छवि भी एक बड़ा कारण रही इसमें। लेकिन ये छवि तो जी सर। 2024 में भी थी। 2024 में भी तो यही बाबूलाल सोरेन थे, तो 75,000 से घटकर इस बार करीब 9,500 वोट उनके कम हो गए। तो ये आखिर तो क्यों सर हुआ? आखिर उसको बीजेपी उसको का वोट। सहानुभूति के रूप में देखा जा सकता है। जी, सहानुभूति सहानुभूति की भी लहर रही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाजपा के वोट 9,500 घटे, जेएलकेएम के वोट 3,500 बढ़ गए। तो ये क्या जेएमएम से कटकर बढ़े, बीजेपी से कटकर बढ़े, आप कैसे देखते हैं इसको? और ये भी बताइएगा कि क्या जो सुदेश महतो आए प्रचार करने, या भाजपा के जो स्थानीय सांसद है विद्युत वरण महतो, क्या महतो वोटों पर इनकी कोई पकड़ अब रही है कि नहीं रही है? जी, सर, इलाके में जब माननीय सांसद जी प्रचार करने गए, सुदेश महतो जी गए, तो जैसा सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली कि कुछ लोगों ने सांसद जी को बता भी दिया कि दादा, आपके समय में तो हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, लेकिन इस बार मत बोलिए, इस बार हम लोग जेल कैम ही करेंगे। हालांकि घोड़ाबांधा प्रखंड में
जितने मतदाता हैं कुर्मी समुदाय के, सभी लोगों ने जेएलकेएम को वोट नहीं दिया। उन लोगों ने झामुमो को भी वोट दिया है। झामुमो को ढालभूमगढ़ प्रखंड में भी काफी वोट मिले हैं परसेंटेज में कुर्मी समुदाय के। जो लोग कैडर या समर्थक हैं, उन लोगों ने समर्थन दिया है। उन लोगों ने जेएलकेएम को वोट नहीं दिया। जेएलकेएम को सबसे अधिक वोट गालूडी के 8 पंचायतों में ही मिला है। अच्छा। और वोट बढ़ने का जहां तक सवाल है, हो सकता है गैर कुर्मी मतदाताओं ने भी जेएलकेएम को इस बार सपोर्ट किया होगा, क्योंकि हर जगह 200-100 हर राउंड में उनको वोट मिला है। जी। तो इसका मतलब जो कुर्मी समुदाय के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जयराम महतो हों, चाहे सुदेश महतो हों, चाहे लोकल सांसद हों, ये दावा नहीं कर सकते कि उनके कहने पर ही कोई वोट इधर से उधर चला जाता है। जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कि आदिवासी वोट जो है, चाहे वो संथाल हो, भूमिज हो, सब लोग हेमंत सोरेन के साथ एकजुट हैं। लेकिन दूसरी जातियों के जो नेता हैं, वो अपने समाज का वोट नहीं दिला पा रहे हैं अपनी पार्टियों को। तो ये भी एक नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का और जो एनडीए का गठबंधन है उसमें। थोड़ा सा जयराम के बारे में बताइए कि जी, लोकसभा में सांसद जी को अपने समुदाय का भरपूर समर्थन मिला। उस समय लगभग 90% वोट वहां के भाजपा प्रत्याशी को मिला था। लेकिन वही वोटर जो है इस बार जेएलकेएम के साथ गए। तो आप मान लीजिए कि किसी सांसद के पीछे, किसी नेता के पीछे उसको लोग जिताकर भेज देते हैं कि हमारे समुदाय का नेता है, हमारी जाति का नेता है, तो विद्युत महतो को तो वोट मिल गया कुर्मी समाज के। लेकिन वो नेता तो तभी कहेंगे जब वो अपने समर्थकों का वोट अपनी पार्टी में भी ट्रांसफर कराएं। बीजेपी का तो एक स्टेट सॉलिड वोट है। ऐसा नहीं था कि वहां विद्युत महतो की जगह कोई दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा होता तो भी वो वोट उस कैंडिडेट को मिलते। ऐसा नहीं था कि विद्युत महतो नहीं खड़े होते तो वो वोट बीजेपी को नहीं मिलता। वो तो मोदी के नाम पर वोट मिल रहा था, राष्ट्रवाद के नाम पर मिल रहा था, देश के नाम पर मिल रहा था। नेता तो आप तभी कह जाएंगे जब अपना वोट आप अपनी पार्टी को ट्रांसफर। जी, उस समय कुर्मी समुदाय से सिर्फ एक ही नेता मजबूत प्रत्याशी के रूप में विद्युत वरण महतो जी ही चुनाव लड़े। उस समय उनके प्रतिद्वंदी जो थे वो गैर कुर्मी समुदाय से आते हैं, इसलिए समाज का उनको पूरा समर्थन मिला। हाँ, और जयराम महतो ने भी कैंडिडेट नहीं दिया उनके खिलाफ, बाकी जगहों पर खड़ा किया था, लेकिन यहाँ पर इसमें एक बात चली कि वोट किसी को भी दीजिए, जितना तो आदिवासी को ही है, कोई भी आदिवासी उम्मीदवार ही जीतेंगे। तो क्यों नहीं हम अपने समुदाय के जो नेता है जयराम महतो, उनका ही समर्थन करें। लेकिन एक चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जैसे बीजेपी की जो रणनीति रही, चंपई सोरेन को आप अलग कर दीजिए और बाकी बीजेपी को अलग कर दीजिए, तो चंपई सोरेन ने तो खूब मेहनत किया, दिखाई दिया हम लोगों को। लेकिन बाकी जो भाजपा की जो रणनीति थी, इसके नेता लगातार वही डेमोग्राफी, वही बांग्लादेशी घुसपैठ यही कर रहे थे। और जेएमएम के नेता बिल्कुल वहां तो चूंकि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ही जो बोलते हैं और वही दिखते हैं, बाकी नेता पीछे रहकर काम करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि मंगल कालिंदी थे, संजीव सरदार थे, ये लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, ज्यादा सामने नहीं आते। समीर महांती ने भी काम किया गुड़ाबांधा प्रखंड में। हाँ, उड़ान सारंगी ने काफी काम किया। तो ये लोग उतने लाइमलाइट में नहीं थे। लेकिन हमने देखा भानु प्रताप शाही जो करीब 500-600 किलोमीटर दूर भवनाथपुर से आए थे, उन्हीं का चेहरा दिखता था, या फिर आपको अभय सिंह का चेहरा दिखता था जो प्रभारी थे। तो कहीं ना कहीं अगर किसी क्षेत्र में 50% आदिवासी वोटर हैं, वहां एक तो आप ऐसे लोगों को बैठा देते हैं जो वहां की संस्कृति, जो वहां की लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं। इसका भी एक कोई असर पड़ा, या कनेक्शन जो बीजेपी का होना चाहिए आदिवासियों के साथ वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। चंपई सोरेन ने भी कहा कि हम अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये सवाल है कि संथाल परगना से लेकर घाटशिला तक जब डेमोग्राफी का मुद्दा और घुसपैठ का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है और लगातार वो मुद्दा काम नहीं कर रहा, तो कितने दिन तक इस मुद्दे को लेकर चलेंगे? आदिवासी इलाके में, क्या आदिवासियों के इलाके में ये डेमोग्राफी का मुद्दा, ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा क्या असर करता है? आपको लगता है? आप तो उसी इलाके में रहते हैं।
नहीं, नहीं, बिल्कुल असर नहीं है सर। उस चीज़ का कोई असर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। गैर आदिवासी लोगों में भले बांग्लादेशी मुद्दे पर चर्चा होती है, लेकिन आदिवासी लोगों के बीच में इस जी बात की कोई चर्चा नहीं होती है। और उस मुद्दे को भुना नहीं पाए इन लोग, लोग एक्सेप्ट ही नहीं किए। आदिवासी समाज के लोग उस मुद्दे को एक्सेप्ट ही नहीं किए। हालाँकि यहाँ हेंदल-जोड़ी में जी जो बांग्लादेशी या मुस्लिम मैया सम्मान योजना के लाभुकों का मामला था, उन सभी को भी बाबूलाल मरांडी जी ने भी उठाया, भाजपा के नेताओं ने काफ़ी प्रचार किया, लेकिन हेंदल-जोड़ी में भी जेएमएम को लीड मिला है। कहीं उसका असर नहीं दिखा। तो कल्याण जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ-कहाँ ऐसे पॉकेट थे जहाँ बीजेपी अपने पुराने जो मजबूत जगह थे वहां से भी पिछड़ गई, और कारण क्या रहा? चुनाव आपने देखा, एक तरफ जेएमएम की पूरी सरकार आ गई थी, जितने मंत्री थे, जितने सांसद थे, जितने विधायक थे, जितने उसके प्रमुख नेता थे, महुआ मांझी, सुप्रियो भट्टाचार्य बांग्ला भाषियों को अपने तरफ करने में लगे हुए थे, आदिवासी इलाकों में पुराने नेता बैठे हुए थे, दीपक बिरुआ पूरे कमान संभाले हुए थे, मिथिलेश ठाकुर को लाकर 51 शहरी बूथों का जिम्मा दिया गया था। तो ये अपने ये बीजेपी जेएमएम की जो स्ट्रेटेजी थी वो पूरी साफ थी और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से थी। भाजपा ने ज्यादा बिल्कुल सर। सोशल मीडिया पर और ज्यादा मीडिया कब्जा करने पर ध्यान दिया। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर एक बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गाँव में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो प्रचार वो किनके बीच करेंगे? अपने समुदाय के बीच या अपने पार्टी कैडर के बीच करेंगे? तो उन लोग जी उनको कितना स्वीकार करते हैं, ये भी तो बड़ी बात है। सिर्फ प्रचार करने से नहीं होगा, बिल्कुल आपकी जो अपील है, उसको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, कितना स्वीकार कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। प्रचार करने से ही वोट मिल जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। जी प्रचार तो भाजपा के लोगों ने खूब किया। बिल्कुल। तो इस पूरे चुनाव को जो आपने देखा है, ज़रा हमारे दर्शकों को एक पूरा जो घटनाक्रम है, पूरा चुनाव का एक जो हमारी बातचीत में भी आप बता रहे थे, ज़रा आप दर्शकों को भी एक बार बताइए ताकि लोग समझ पाएँ कि कहाँ किस तरह से चुनाव हुआ, कहाँ पिछली बार वोट बीजेपी को ज़्यादा आए, इस बार जेएमएम को ज़्यादा आए। किन-किन इलाकों में कैसे-कैसे वोट बँटा है, ये ज़रा बताएँ? सर घाटशिला शहरी क्षेत्र में शुरू से लग रहा था कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा को ज़्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन देखा जाए तो घाटशिला शहरी क्षेत्र में करीब 500 वोटों का बढ़त भाजपा को मिला है जेएमएम से। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जी, झामुमो को ज़्यादा वोट मिलते गया। घाटशिला ब्लॉक में 12,000 का लीड मिल गया। घाटशिला के बाद दालबुमगढ़ प्रखंड आता है 55 वोट, वहाँ से भी 11,000 का लीड मिला। पिछली बार वो लगभग 8,000 का लीड था 24 में। फिर गुड़ाबांधा में भी पिछला बार जो था उससे 2,000 का ज़्यादा वोट लीड मिला। उसी तरीके से लीड बढ़ते गया, कहीं भी इनके खिलाफ कोई माहौल नहीं था, ना सरकार के खिलाफ कोई माहौल देखा गया। और मैया योजना का तो काफ़ी असर रहा, महिलाओं का वोट मिला है। मैया योजना काम किया, सहानुभूति की भी लहर रही। चुना चुनाव के और चुनाव के पहले ही एक लिस्ट जारी कर दिया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। 11 जी, को वोटिंग थी, शायद 7 को किस्त आ गई थी मैया योजना की। घाटशिला में सबसे पहले जिले में सबसे पहले घाटशिला में किस्त डाली गई थी। उसके बाद बाकी ब्लॉक में जी, हुए। तो मैया योजना का तो खूब असर है सर, वो तो आप देख ही रहे हैं। हुँ। बिहार में भी 10,000 काम किया। उसी हुँ, तरीके हुँ। से मैंने एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष से सर एक दिन चर्चा करते हुए कहा कि सर आपके जो सांसद जी हैं, वो लोकसभा चुनाव में 98,900 वोट लाए थे, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से, जो कि भाजपा के लिए सर्वाधिक वोट था। और झामुमो प्रत्याशी समीर महांती को 98,400 वोट मिले थे, यानी कि 500 वोट की बढ़त थी भाजपा को। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि विद्युत वरण महतो जी से भी बेहतर छवि वाले आपके बाबूलाल सोरेन हैं, जो आप ज़्यादा वोट का बात कर रहे हैं या जीतने की उम्मीद रख रहे हैं? तो बोला नहीं वैसा नहीं है, लोकसभा और विधानसभा अलग-अलग होता है।
तो लोकसभा में मोदी लहर काम करता है। विद्युत वरण महतो को अपना कुर्मी समुदाय का वोट मिला, उस समय जेल कैंप नहीं था, तो उसी को सर्वाधिक मानेंगे ना, उससे भाजपा को ज्यादा या कमल छाप पर उससे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान नहीं है। तो वो बोले कि हाँ देखिए कड़ी टक्कर है, हो सकता है कि हम लोग कुछ वोट से जीत जाए, और हम पार्टी का नेता है, हम कैसे बोलेंगे कि हमारा पार्टी का प्रत्याशी हारेगा। तो हमने यही कहा कि सर जो चुनाव का दिन है, चुनाव तो पार हो गया, वोट तो पार हो गया, आप बोलने से भी क्या दिक्कत है। तो बोले नहीं, देखिए क्या होता है, आप लोग को तो ज्यादा जानकारी होगा। तो इस तरह से एक बात थी कि उस समय मोदी लहर और विद्युत महतो की स्वच्छ छवि या विकास का जो भी है, उनके नाम बहुत उपलब्धि है। गुड़ाबांधा से लेके डुमरिया, उस इलाके में सड़क उन्होंने बनवाई है, तो उसका भी असर है। तो बाबूलाल सोरेन की तो उपलब्धि कुछ है ही नहीं उस इलाके में, और पूरे इलाके बिल्कुल। में उनकी पहचान भी शायद नहीं है, तो इसलिए उनको तो कम वोट मिलना स्वाभाविक है। तो तो छवि भी सोचने वाली एक बात कारण आप बनी है सर। जी, जी। तो आप बता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में 98,000 और विद्युत को मिले थे जो 900 बीजेपी के उम्मीदवार थे, और समीर महंती को सिर्फ समीर 500 महंती वोट को, कम मिले थे। तो जी जी अगर मोदी की उतनी प्रचंड लहर में भी भाजपा और जेएमएम के वोटों में सिर्फ 500 का अंतर था, तो बीजेपी का जी प्रत्याशी जीत जाए, ये भी सोचना एक बहुत बड़ी कल्पना हो सकती है कि ऐसी जी स्थिति में जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जहां मोदी की लहर चल रही है। लेकिन मैंने बात किया था, और उस समय जो चंपई सोरेन के करीबी लोग थे जो उनका चुनाव प्रबंधन देख रहे थे, वो लोग मान के चल रहे थे कि हमारा बेस 75,000 फिक्स हो गया जो पिछले चुनाव में आया था। तो उनका टारगेट था कि उस 75,000 को हमको 1 लाख तक ले जाना है, और 1 लाख वोट आ जाएगा तो चुनाव जीत जाएंगे। ये सही बात था कि जो 1 लाख वोट लाता वो चुनाव जीत जाता। लेकिन वो 75,000 को उन लोगों ने किस आधार पर बेस मान लिया था, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि भाजपा जो पिछली बार 2014 में चुनाव जीती या 2019 में जीती, कभी 60,000 का आंकड़ा बीजेपी ने पार नहीं किया था। 24 में 75,000 जी वोट आए थे। तो ये उस समय ये भी चल रहा था कि हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए, कुछ लोग इसको भी लेकर आश्वस्त थे। तो गैर आदिवासी वोट काफ़ी पड़े थे बीजेपी की तरफ, जो इस बार नहीं पड़े। आप जैसा बता रहे हैं कि 1.5% वोट भी कम पड़ा इस बार, पिछली बार चुनाव की तुलना में। तो वो भी बीजेपी के जी पक्ष में नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जेएमएम ने तो अपना पूरा वोटिंग करा लिया। लेकिन बीजेपी का जो वोट था, एक तो वोट परसेंटेज उसका कम हुआ, दूसरा आप बता रहे हैं कि सोमेश सोरेन ने बहुत ऐसे लोगों को जो भाजपा की तरफ वोट कर सकते थे, उसको अपनी तरफ कर लिया। तो ये सब भी एक नुकसान जी हुआ। तो बीजेपी की रणनीति भी कहीं न कहीं एक पूरी तरह से हाइपोथेटिकल थी, आधारित इस बात पर थी कि जो 75,000 हमें मिले थे वो इंटैक्ट रहेंगे, और उसमें हमको कुछ जोड़ लेना है। और इसलिए फिर वो चाईबासा में, चाहे नो एंट्री वाले मामले में आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मामला हो, रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो वाला भूमिज वाला मुद्दा उठाना हो, कुम्हारों को एससी का दर्जा देने की बात हो, चंपई सोरेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई पुराने वीडियो जी चलाए गए कि किसी तरह से वोट हमारी तरफ ट्रांसफर हो, लेकिन कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये भी एक मुझे प्रयास तो लगता है खूब कि किए गए समझ में सर, आ गया। जी, जी। लेकिन मुझे लगता प्रयास है कि खूब अभी भी हुए लेकिन आदिवासियों सफल नहीं हो पाए। हुँ, और दीपक प्रयास बिरुआ में का कोई कमी नहीं ट्वीट भी रही। हमने देखा कल। हाँ, हाँ, और दीपक बिरुआ ने तो रात में कल ट्वीट भी कर दिया चंपई सोरेन को कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में आने के लिए आपका इंतजार हो रहा है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री पहले जी से बैठे हुए हैं, तो अब आप भी आ जाइए चौथे। अब ऐसे तो बीजेपी के पास 5 पूर्व सीएम है, लेकिन बाबूलाल को उन्होंने छोड़ दिया हुआ क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक्टिव है अभी। जी नहीं तो अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और चौथे अब चंपई का इंतजार हो रहा है, ऐसा वो कर रहे थे। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कल्याण जी। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारी फैक्ट फिगर आपने बताए, ग्राउंड रिपोर्ट जो आपके पास थी वो आपने दी। फिर हम लोग किसी और मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपने बातचीत सुनी, बातचीत अच्छी लगी होगी, और सारी बातें उन्होंने बताई है, गौराई जी ने खोल कर रख दी है कि ऐसे चुनाव दरअसल जीता जाता है। फेसबुक का व्हाट्सएप से चुनाव नहीं जीता जाता। जंग जो है आमने सामने लड़नी पड़ती है, और पूरी ताकत जो है झोंकनी पड़ती है। दोस्तों चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए,
और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।